बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज और आज मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैज़ुल्लाह ख़ान न्याजी साहब। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे, एक इंतहाई अहम मसला है जो देखने में भी नज़र आ रहा है कि किसी एक शख्स को एक मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाता है, जैसे ही उसकी ज़मानत होती है उसको दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है, फिर होती है, फिर वो शख्स कौन है, ज़ाहिर है वो भी आपके भी इल्म में है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं और बहुत से इस तरह के लोग हैं जो अभी देखने में आ रहे हैं कि जब वो एक केस में ज़मानत करवाते हैं तो दूसरे केस में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब हमारा पॉइंट ये नहीं है कि गिरफ़्तारी दुरुस्त है या गलत है, हमारा पॉइंट ये है आज जो हम डिस्कस करेंगे कि जब एक शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया, वो उसकी स्टेट की कस्टडी में चली गई, उसको गिरफ़्तार किया गया, फिर जुडिशल कस्टडी में चला गया वो शख्स, तो क्या उस पर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी मुकदमात हैं उन मुकदमात में तफ्तीश नहीं की जा सकती? क्या जेल जाकर उस शख्स के ख़िलाफ़ तफ्तीश नहीं की जा सकती? वो मुकदमा नंबर ए में है तो मुकदमा नंबर बी भी उस पर दर्ज है या सी दर्ज है उस पर, तो क्या जब वो एक ही अरेस्ट में है उस वक्त उससे वो तफ्तीश नहीं की जा सकती? सवाल ये है, क्या पाकिस्तान के अंदर इसका कोई कानून मौजूद है? क्योंकि मैंने तो अभी आज शो में बात की है जो एक ख़ास सियासतदानों के हवाले से नहीं है। अगर आप ये फैज़ुल्लाह साहब हमारी रहनुमाई करेंगे, अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान में जो ताकतवर है वो कमज़ोर के ख़िलाफ़ इस तरह के कवानीन को मुसलसल इस्तेमाल करता है। हमने अपनी आंखों से देखा कि सिविल मामले को छोटा सा एक पिस्तौल डालकर फौजदारी में कन्वर्ट कर दिया गया। जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब सुप्रीम कोर्ट में थे, उन्होंने भी इस पे जजमेंट दी थी, बंदों को छुड़ाया भी था। तो ये मामलात होते हैं कानून की बालादस्ती जिसकी बात करते हैं हम। क्या इसमें कानून की बालादस्ती है कि जब एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया है और उस शख्स की जो रिहाई है, उसकी जो आज़ादी है, उसको मुख्तलिफ मुकदमात के नाम पर सल्ब किया जा रहा है? ये आम लोगों में भी होता है। जी फैज़ साहब, मामला किसी एक सियासी का नहीं है, किसी सियासतदानों का नहीं है, हम ओवरऑल कानून के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या कानून में ये तरीक़ाकार जो है, क्या इसको कहेंगे, जब आप एक मुकदमे से बेल कराते हैं तो दूसरे के बाद तीसरी पुलिस बार खड़ी होती है, उसी वक्त जब आप हिरासत में हैं उस वक्त क्या आपसे तफ्तीश नहीं की जा सकती? देखें शदाबी, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप इजाज़त दें तो एक फर्दर सवाल इससे पहले पूछना बनता है, वो ये है कि क्या जो बार बार किसी के ऊपर मुकदमात दिए जाते हैं, उनका मौक़िफ़ जो है या उनकी वजह जो है, माजरत से उनकी जो वजह है, क्या वो अगले को हिरासा करना है या क्या वो तफ्तीश करके ये देखना है कि क्या वो FIR के अंदर जो इल्ज़ाम उस शख्स के ऊपर लगाए गए हैं वो सच्चे हैं या वो झूठे हैं, और उनकी हद तक तफ्तीश करना जो है वो वजह है। अगर तो जिस तरह आपने कहा कि सियासतदान हो या चाहे कोई ताकतवर किसी आम शरीफ शहरी के ऊपर अपना ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के मुकदमात बार बार बना रहा हो, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये सारी सूरत हाल जो है ये सिर्फ हरासा करने के लिए की जा रही है? अगर तो हरासा करने के लिए की जा रही है तो फिर तफ्तीश की जा सकती है 4 मुकदमों की इकट्ठी जब वो बंदा जुडिशल रिमांड में हो, या नहीं की जा सकती? वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उसके पीछे जो मोटिवेशन है वो तफ्तीश करके सही फैसले पर पहुंचना नहीं है, वो ये है कि अगले को जितना ज़्यादा हरासा किया जा सकता है उतना हरासा किया जाए। अब आते हैं इस बात पर कि क्या ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता कि एक बंदे पर एक से ज़्यादा मुकदमात हों, तो वो एक मुकदमे के अंदर जब जुडिशल रिमांड पे हो या फिजिकल रिमांड पे हो, तो क्या उस सारे के दौरान उससे बाकी मुकदमात के ऊपर तफ्तीश की जा सकती है या क्या नहीं की जा सकती? तो इसके ऊपर सवाल तो बड़ा सिंपल है कि अगर करने पे आएँ और करना चाहें, कानून के हिसाब से चलें, रूल ऑफ लॉ को मद्देनज़र रखते हुए चलें, और अपनी जो कानून नाफिज इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं हमारे, वो अगर अपनी जो आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां हैं वो एक शफाफ तरीके से पूरी करने के लिए चलें, तो ये बिल्कुल किए जा सकते हैं, ताकि जिस बंदे के ऊपर इतने मुकदमात बनाए जा रहे हैं उस बंदे की हद तक उसको हरासा ना किया जाए, उसकी हद तक उसको एक चांस दिया जाए कि वो अपनी रिहाई ले ले, या वो अगर 4-5 मुकदमे हैं तो उनमें से 3 के अंदर 4 के अंदर मौके पर ही अपने आप को तफ्तीश के दौरान ही बेकसूर जो है वो पुलिस के सामने प्रूफ कर दे।
और पुलिस ताकि ये फाइंडिंग जो है ये अदालतों में जाकर उसकी हद तक जो FIR की कार्रवाई है वो ख़त्म करवाते। लेकिन बात ये है शादाब भाई कि हमारे मुल्क में ये एक अलमिया है, ये बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे मुल्क में जब इस तरह की FIRs का सिलसिला शुरू होता है, जिस तरह अब हम अपने सियासी बहुत ज़्यादा रहनुमाओं के ऊपर ये देख रही हैं, सियासी लीडरों के ऊपर देख रही हैं, आपसे पहले भी ये देखा गया, पाकिस्तान की तारीख में ये कोई गैर मामूली अमल नहीं है जो अब हम आजकल के दिनों में हमें नज़र आ रहा है। ये हर 5-6 सालों के बाद हुकूमत जो है या स्टेट मशीनरी जो है वो कुछ लोगों के ख़िलाफ़ वेंडेटा बेस्ड कार्रवाई जो है वो शुरू कर देती है। अच्छा फैज़, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे मुकदमा दर्ज है, 21 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ और फिर दूसरा 28 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ जब उसकी बेल हुई, वो बाहर आ रहा था, बेल होने के बाद उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। ये तो एक किस्म तो कह सकते हैं कि भाई बाद में मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन जो मुकदमा 21 का अगर मुकदमा दर्ज हुआ, उससे पहले 19 को भी हुआ, उससे पहले 15 को भी हुआ, तो उसकी तफ्तीश तो वो इकट्ठी हो सकती है। कोई ऐसा कानून मौजूद है? इस पे तो जजमेंट्स भी मौजूद हैं कि अगर आप एक FIR के अंदर जुडिशल रिमांड पे हैं तो आप तसव्वुर, और आपके ऊपर एक से ज़्यादा FIR हैं जिनके अंदर आप गिरफ्तार हो सकते हैं, तो फिर तसव्वुर ये किया जाता है कि आप उन सब में हैं, अनलेस पुलिस कोई स्पेसिफिक रीज़न या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लाकर सामने ये दिखा दे कि जी ये चीज़ नहीं, इसके अंदर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं। लेकिन शताबी बात यही है कि हम, आप और मैं जब भी इस तरह के कानूनी मामलात के ऊपर या स्पेशली जो फौजदारी के मामलात हैं उनके ऊपर आप और मैं जब भी बात करनी शुरू करती हैं, तो मैंने हमारी गुफ्तगू के अंदर ये नोट किया है कि पैटर्न हमेशा ये होता है कि हम बात दो तरफ से बात करनी पड़ती है हमें। पहली ये होती है कि जी क्या कानूनी तौर पर इसका कोई हल है या क्या कानूनी तौर पर ये किया जा सकता है। वो तो हमेशा कानून बड़ा सिंपल है और कानून हमेशा आम बंदे की हिफाजत के लिए बनाया जाता है और अमल में लाया जाता है। लेकिन जिस तरह हमारे मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारे कानून को इस्तेमाल करती हैं, शायद वो इस्तेमाल जो है वो इस तरह है कि हमारे पुलिस जो है वो पर्पसफुली उस कानून को सर्कमवेंट करके एक आम आवाम के, एक आम शहरी के या किसी भी सियासी लीडर के को हरासा करने के लिए इस्तेमाल करती है और देखती है कि किस तरह वही कानून जो उसकी हिफाजत के लिए बनाया गया है वो कानून उसके खिलाफ किस तरह इस्तेमाल। टॉपिक को डिस्कस करने का मतलब ये है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर कानून साजी होनी चाहिए जिसमें ये, क्योंकि ये भुट्टो साहब के दौर में भी आपको याद है शदाबी माजरत के साथ ये कानून साजी जिसकी आप बात कर रही हैं ये होनी तो चाहिए और शायद ये आगे जाके कभी ना कभी हो भी जाए। अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव क्लॉजेस मौजूद हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो जो कानून साजी है, जो आपके कानून की किताबों में, ज़ाब्तों में लिखा हुआ है, क्या वो इस्तेमाल इस नीयत से किया जाता है कि लोगों को तकलीफ़ से बचाया जाए या इस नीयत से इस्तेमाल किया जाता है कि वो लोगों को उससे लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई जाए। बात यह है कि मिस यूज़ ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कानून दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो किसी को रोक दे मिस यूज़ ऑफ लॉ से। यानी कोई ऐसा कानून दुनिया में नहीं मौजूद जो किसी को कानून तोड़ने से रोक दे। कानून तोड़ने या कानून के गैर कानूनी इस्तेमाल पर एक मिस यूज़ ऑफ पावर या मिस यूज़ ऑफ लॉ से के ख़िलाफ़ कोई किसी को सज़ा दी जा सकती है और मुझे लगता है वो देनी चाहिए। वो जो भी एक गलत मुकदमा बनाए उसके ऊपर उसका जो झूठा अगर वो मुकदमा साबित हो जाए, बादियो नज़र में ही वो मुकदमा झूठा साबित हो जाए, तो फिर चाहिए कि उस बंदे के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। लेकिन बात यह है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो पिछले दिनों सामने आई और ये बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के केस के अंदर और कुछ और सियासी लीडरान के केसेस के अंदर भी ये इस्तेमाल हुआ। एक सर्टन प्रोटेक्टिव चीज़ है जो अदालतें इस्तेमाल करती हैं। ये गालिबन अगर मेरा इल्म मुझे धोखा नहीं दे रहा तो ये लेट 1960s अर्ली 70s में शायद मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी का केस था जिसके अंदर ये इस्तेमाल किया गया और उसको रेफ़र की जाती है बाय द नेम ऑफ ओमनीबस बेल। होता ये है कि अदालत जो है, हाई कोर्ट उस केस के अंदर उसने ये कहा कि एक बंदे के ऊपर अगर एक मुकदमे में वो बेल लेता है और फिर पता चलता है कि उसको एक और में उठा लिया गया, वो उसमें बेल लेता है और फिर पता चलता है एक और में उठा लिया गया, तो उसके पास फिर हक होता है हाई कोर्ट के पास इस बात हाई कोर्ट के सामने ये प्ली लेने का कि जी हम मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमे मौजूद हैं
उन सारों में, और जितने मुकदमे मुझे पता है मेरे खिलाफ हैं, अदालत के सामने जिन एफआईआर्स मौजूद हैं उनके अंदर भी मुझे बेल दे दी जाए, और जो अभी तक मौजूद नहीं है उनमें भी मुझे बेल दे दी जाए। एक ओमनीबस बेल जो है वो यूनिवर्सल सी बेल मुझे ग्रांट कर दी जाए। अच्छा, ये जो ओमनीबस बेल सिर्फ जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पंजाब की या सूबे की हद तक है या पूरे पाकिस्तान में है? देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि हाईकोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो सूबे की हदूद तक होती हैं, तो सूबे के बाहर की बेल जो है वो शायद ओमनीबस बेल के अंदर उन एफआईआर्स का जो सूबे के बाहर दर्ज हुई हैं उस ओमनीबस बेल का उन पर इतलाक ना हो। लेकिन बात यह है कि इसके अंदर ये भी देखनी चाहिए कि ये एक मामूली रिलीफ नहीं है जो हाई कोर्ट देती है। ये पाकिस्तान में आज तक मेरे ख्याल से शायद 3 या 4 या 2 या 3 टोटल केसेस होंगे जिनके अंदर इस तरह की बेल हाई कोर्ट ने ग्रांट की है। लेकिन तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत मामूली तौर पर फराहम नहीं होती हैं, स्पेशली एक आम शहरी को। ये ज़्यादातर उनको मिलती हैं जो सियासी लीडरान हो या जिनके पीछे अवाम खड़ी हो। वो जो अवाम जो सियासी लीडरान के पीछे खड़ी है, अगर उसी अवाम के अंदर से किसी फ़र्द के ऊपर इस तरह का अमल किया जाए तो उसको शायद ये इतने आसानी से उसके लिए बस सर्विस मौजूद, उसके लिए सिर्फ प्रिजन बस सर्विस मौजूद होती है, ओमनी बस मौजूद नहीं होती। तो ये वही आप वाला जो मैंने शुरू में शदाबी आपसे बात की कि बात आपकी दुरुस्त है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कानून बनाया जाता है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि उनको हरासा करने के लिए, उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए। लेकिन जब वो उस कानून का अमल, कानून नाफिज करने वाले इदारे उस कानून का इस्तेमाल इस तरह करें, इस नीयत से करें, इस मोटिवेशन से करें कि किसी एक फ़र्द को या एक ग्रोह को तकलीफ पहुंचानी है, तो फिर आप जितनी भी कानून साजी कर दें, हमेशा उस कानून जो नया से नया कानून बनाया जाएगा उसको सर्कमवेंट करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो इख्तियार कर लिया जाएगा। जैसे कि आपने कहा कि अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जी एक एफआईआर 19 तारीख को कटे, दूसरी 20 को कटे, 20 वाली में बंदा जो है वो जुडिशल रिमांड पे हो जाए, तो क्या 19 वाली की तफ्तीश जो है वो 20 वाली के साथ हो सकती है या नहीं, ताकि 2 दफ़ा गिरफ्तार ना होना पड़े उसे। तो जब अगर आप इस तरह का कोई ठोस कानून बना दें जो रोक देगा पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस तरह की लोगों को हरासा करने से, तो फिर वो करेंगे ये कि जब आप 20 वाली एफआईआर में आप बेल लेंगे तो वो अगली एफआईआर 29 को दे के आपको उठा लेंगे। मैं यही बात कर रहा हूँ कि बात यहाँ पर ये नहीं है कि क्या कानून जो है वो लोगों को बचाता है। अच्छा, ये जो आपने अभी ओमनीबस बेल की बात की है, क्या इसमें यह सहूलत मौजूद है कि मेरी अगर 21 तारीख को ये बेल हुई है ओमनीबस बेल और मेरे पे एक 23 तारीख को मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है नया, तो क्या ये सहूलत उसमें भी मुयस्सर होगी? असूलन तो मेरी नज़र में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी एफआईआर जो अभी कटी ही नहीं है, कोई जुर्म जो अभी हुआ ही नहीं है, बज़ाहिरन बादिउल नज़र में तो एफआईआर में यही होता है, तो उसकी बेल जो है वो आपको ना फराहम की जाए, क्योंकि वो एक फिर जो एलिजेड मुल्ज़िम है उसके ऊपर उसको बहुत ज़्यादा पावर देने वाली भी एक बात आ जाती है। देखें, आज अगर मेरी ऊपर हुकूमत जो है वो वेंडेटा के तौर पर जो 506(2) की एफआईआर या इस तरह की छोटी मोटी एफआईआर करवाती है बार बार, जिसके अंदर मैं गिरफ्तार हो जाऊं, और अगर अदालत मुझे ये कहती है कि जी कल को जितनी भी आपके ऊपर एफआईआर कटेंगी उन सारी के अंदर आपको बेल मुयस्सर हो, और उसे 3 दिन बाद मैं किसी का कत्ल कर देता हूँ, तो क्या हाई कोर्ट एक ऐसे कत्ल की एफआईआर के अंदर मुझे बेल तो नहीं दे सकती जो कभी हुआ ही नहीं हो या जो अभी एफआईआर कटी ही ना हो। तो जो फ्यूचर एफआईआर्स हैं शायद उसमें ये ओमनीबस बेल ना तो मिलनी चाहिए और ना मिलती है। हाँ, इसमें अगर एक एडिशनल प्रोटेक्शन हाई कोर्ट ने देनी हो या सुप्रीम कोर्ट ने देनी हो या अदालतों ने वैसे देनी हो, तो वो ये कह सकती हैं कि अगर किसी बंदे के ऊपर जब अदालत को ये बात क्लियर हो जाए कि उसके खिलाफ एक वेंडेटा बेस्ड कार्रवाई की जा रही है उसको हरासा करने के लिए, तो हाई कोर्ट ये कह सकती है या अदालतें हमारी ये कह सकती हैं कि जी उनके खिलाफ अगर कोई नई एफआईआर हो तो उनको इन्फॉर्म किया जाए ताकि उनको बेल वाली रेमेडी अवेल करने का चांस मिल जाए। ये किया जा सकता है बिल्कुल, लेकिन ये मुझे लगता है करना बिल्कुल ही गैर मुनासिब होगा और गैर आईनी भी होगा मेरी तो नज़र में, कि अगर अदालत ये कह दे कि जी जितनी एफआईआरें आपका अभी नहीं कटी
उनके कटने से पहले ही आपको उन पे बेल दे दी जाए, तो ये ज़रा बात बिल्कुल ठीक है फैजुल्ला, यहाँ ब्रेक होगा। लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और इंतहाई अहम मामला है जो डिस्पेंसरीज थी मुख्तलिफ जगहों पर बनाई गई थी पूरे आप के अंदर, उन डिस्पेंसरीज को ख़त्म करके THQs और DHQs जो हैं वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। और आम आदमी के लिए यकीनन ये काफ़ी ज़्यादा मसाइल होंगे, लेकिन ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी चला गया है, तो उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फैजुल्ला, मेरा ख्याल है कि हम बजाय इसके कि इस पर पहले गुफ्तगू शुरू करें तो हमारे साथ इस दरख्वास्त के जो पटिशनर हैं एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ साहब वो मौजूद हैं। उनसे थोड़ी सी रहनुमाई ले लें कि हुआ क्या, ये एकदम पंजाब गवर्नमेंट को क्या मामला हुआ और अदालत में ये केस चला गया, अदालत इस वक्त किस जगह पे कहाँ तक ये केस पहुँचा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी यूसुफ साहब, ये क्या मामला है डिस्पेंसरीज वाला, और फिर उसके बाद बताइएगा कि अदालत में क्या मामला चला। सर ये जो है वो एलिजिडली जो केयर टेकर गवर्नमेंट है बेहस पे जो है वो पूरे पंजाब में तमाम डिस्पेंसरीज जो थी वो उनको जो है वो बंद करके और मर्ज करने के ऑर्डर्स कर दिए गए विद द नियरेस्ट तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो हेडक्वार्टर अस्पताल है उनके साथ। अब ये डिसीजन जो है वो ऑन द फेस ऑफ इट ना केयर टेकर गवर्नमेंट ले सकती थी, और इस केस में जो है वो ये क्लियरली स्पेयर हेडेड था बाय द हेल्थ मिनिस्टर और बाय द प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट। इसके अंदर जो है वो तमाम डिस्पेंसरी पंजाब में जो फंक्शनिंग थी वो भी, जो नॉन फंक्शनिंग थी वो भी, जहाँ पे अवाम जो है वो ना सिर्फ अपने इलाज बाकी दवाइयाँ जो है वो भी इनको सहूलत थी, उनको इससे महरूम कर दिया गया। इस सिलसिले में हमने एक जो है वो रिट फाइल की बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट, और जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी और देन सब्सिक्वेंटली जस्टिस शाहिद जमील खान, उन्होंने जो है वो इस मैटर के ऊपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट से जो है वो जवाब तलब किया, हुकूमत पंजाब से जवाब तलब किया, और दे वर नॉट एबल टू सेटिस्फाई द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट, जिसकी वजह से जो है वो जो तमाम पंजाब में को 1500 से 1600 डिस्पेंसरीज को सस्पेंड करने का नोटिफिकेशन था, उसको जो है वो उस नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिया गया टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ साहब। फैजुल्ला, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी, और अब ये मामला ये चल रहा है कि डिस्पेंसरीज को ख़त्म कर दिया गया था पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उसकी जानिब से, और अब अदालत ने उनका जो हुक्म है वो मुअत्तल कर दिया है। आम लोग जो इस ज़ाहिर डिस्पेंसरी तो आपको पता है फैज़ गली गली में हर छोटी बड़ी जगह पे बना ली जाती है, जिससे फौरी तौर पर रिलीफ के लिए जो है वो मतलब उधर से मेडिसिन भी मिलती है, डिस्पेंसर्स भी होते हैं, मेडिसिन देते हैं। अब जब इनको THQ और DHQs में शिफ्ट किया जाएगा तो यकीनन वो काफ़ी फासले पर हैं, वो शहर में ज़ाहिर है एक ही होगा अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर या तहसील के अंदर। जी देखें, इसमें पहली बात तो शदाब भाई ये है कि हमारी पंजाब की आला और इज़्ज़तमाब जो इंटरिम हुकूमत है उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो एक इलेक्टेड हुकूमत नहीं है। इस तरह के पॉलिसी डिसीजंस कानून इजाज़त नहीं देता उनको लेने का, और इस तरह की चीज़ जो एक आम शहरी के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करती हो, या एक हेल्थ पॉलिसी प्रोविंस वाइज हेल्थ पॉलिसी को ऑल्टर करती हो, इस तरह का फ़ैसला एक केयर टेकर हुकूमत नहीं ले सकती। और इस बात का मुझे लगता है इस हुकूमत को अब रियलाइजेशन ले लेनी चाहिए, और ज़रा थोड़ा सा अपने आप को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ कंडक्ट करना चाहिए। लेकिन हमें वो नज़र नहीं आ रहा। बात ये है कि ये जो बनाया गया था ये पॉलिसी और ये जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था, ये एक आम शहरी के जो गांव देहातों में, जो शहरों में नहीं रहते, जिनके पास ट्रैवल करने की इतनी आसानी नहीं होती, जिनके लिए जो इतना दूर सफ़र नहीं कर सकते, जिनके लिए पहले मुश्किलात बहुत हैं। सबसे ज़्यादा जब भी हमारे मुल्क में लोड शेडिंग शुरू होती है तो सबसे पहले बिजली से मरहूम या गैस से जो देहाती इलाके हैं उनको मरहूम कर दिया जाता है। तो इसी तरह
जो ये डिस्पेंसरी या ये इस तरह के जो बुनियादी वसाइल हैं जो हुकूमत ने वहाँ के लोगों को प्रोवाइड किए थे, जो कि आपके आइन के आर्टिकल 9 के तहत उनका बुनियादी हक है, उनको इस तरह ख़त्म करके और डिस्ट्रिक्ट और तहसील हॉस्पिटल्स के अंदर मर्ज कर देना एक बहुत गैर आइनी अमल था, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी थी। और ये ऐसा अमल भी नहीं था जो आपकी केयर टेकर हुकूमत कानूनी या आइनी तौर पर इख्तियार रखती है करने का। तो मैं बड़ा होपफुल था कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेगी, एंड बड़ी खुशी हुई ये देख के कि हाई कोर्ट ने इस तरह का एक्शन लेकर और ये नोटिफिकेशन एक मरतबा फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।